हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की वीडियो में हम लोग नई सीरीज़ की स्टार्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग जीएस पढ़ेंगे। थोड़ा पहले आपको इस सीरीज़ के बारे में बता देता हूँ असल में हमें इसमें पढ़ना क्या है। ठीक है, मैंने इसका नाम योद्धा बैच से रखा है। मतलब एक तरीके से आप बोलोगे इसको, आपको एक बैच की तरह भी फॉलो करना है। ठीक है, और जब अगर आप इसे कंटिन्यूसली फॉलो कर लोगे तो आप देखो कि आपके जीएस में पूरे नंबर इंक्रीज हो रहे होंगे। ठीक है, इससे क्या रहेगा भाई, देखो मैं भी अपना रिवीजन करूंगा, मेरे साथ आपको भी अपना रिवीजन करना है। और हम इसके ऐसा आप बोलोगे तो मंथली वाइज में या तो हफ्ते में जैसे संडे के दिन इसके क्विज रख लेंगे, जितने क्वेश्चन हम लोग की रिवीजन के तौर पे हो जाए। ठीक है, तो देखो बेसिकली हमें करना क्या है, पहले थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ठीक है, देखो इसमें हम लोग जीएस के हर सब्जेक्ट को कवर आउट करते चलेंगे। जैसे हम इसमें सारे एग्जाम को देखेंगे, चाहे वो आपका एसएससी का एग्जाम हो, ठीक है, चाहे आपका वो यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे आपका वो एनडीए या सीडीएस का एग्जाम हो। ठीक है, तो देखो हम इसमें कवर आउट क्या करना है मैं पहले बता देता हूँ। देखो इसमें हम टोटल 15 क्वेश्चन डेली कवर आउट करेंगे। ठीक है, उसमें से 3 क्वेश्चन हम लोग रखेंगे अपने स्टैटिक्स के। ठीक है, 3 क्वेश्चन अपने अप्रोक्स रहेंगे इकोनॉमिक्स के। ठीक है, 3 क्वेश्चन अपने पॉलिटी के रहेंगे। ठीक है, और मान के चलो फिर और 3 क्वेश्चन आपके हिस्ट्री के रहेंगे। ठीक है, और फिर बचे जो 3 क्वेश्चन वो आपके जियो के हो गए, और एक करंट अफेयर्स। ठीक है, और मतलब जो भी इसके अलावा भी सब्जेक्ट जो बच जाएंगे, जैसे कंप्यूटर के भी मैं बाद में चल के क्वेश्चन लाऊंगा, पर आज से ये पहले स्टार्टिंग है। ठीक है, आज से ये पहली वीडियो है, और इसमें मतलब आपका मेरे को रिस्पॉन्स की जरूरत पड़ेगी कि कैसी वीडियो लगी आज की। ठीक है, तो होपफुली आज की मैं आपको दिखाऊंगा, आपको कंटेंट से पता चल जाएगा कि इसके पीछे कितनी मेहनत की गई है। ठीक है, तो फटाफट आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि फिर लंबी वीडियो बन जाएगी, फिर आप देखोगे नहीं। सबसे पहला क्वेश्चन, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द यूनेस्को। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, मैं ये नहीं करूंगा कि मेरे को पता चल गया और मैं यहाँ पे ऐसे यूनेस्को को टिक मार के चला गया कि कहाँ है। देखो तो सबसे पहले बोला कि हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को कहाँ है, तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है अपना पेरिस में। ठीक है, पेरिस। अब बता, पहले हमें पहला क्या सवाल आता है कि यूनेस्को की साइड का पहले फुल फॉर्म क्या है इसका। इसको बोला जाता है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एंड साइंस एंड साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको ये बोला जाता है। देखो बेसिकली इसमें होता क्या है, इसमें ये रहता है कि हम इसमें कोई ऐसी यूनेस्को की साइट्स ढूंढते हैं जो कि जैसे कुछ साइट्स होती हैं जो यूनेस्को में शामिल होती हैं, चाहे वो वर्ल्ड की हो चाहे वो इंडिया की हो। तो चलो अब जैसे मैंने ये बात तो बता दी, अब आप पूछोगे कि आपने जैसे ये बताया, तो यूनेस्को की जब सबसे पहले स्टार्टिंग हुई थी वो 1945 में हुई थी। ये आपको याद करके चलना, 1946 से मतलब वो पूरी तरह से खेल में आ गया था। अगर मैं इंडिया के प्रोस्पेक्टिव से उसकी बात करूँ, किसके पर्सपेक्टिव से, इंडिया में, टोटल यूनेस्को साइट्स है ना, जो टोटल इंडिया में यूनेस्को साइट्स है वो कितनी है, टोटल साइट्स है 34, सॉरी 34 बोल रहा हूँ, 43। ठीक है, जिसमें से अगर आप, अब मैं इसकी क्लासिफिकेशन करूँ यहाँ पे, तो आप कैसे बोलोगे, इसके क्लासिफिकेशन होंगे इस तरीके से कि 35 है जो आपके वो है कल्चरल। ठीक है, 7th आपके नेचुरल है। ठीक है, और एक है आपका मिक्स्ड। मिक्स्ड मतलब दोनों का। ठीक है, और मैं आपको देखो आज से हम लोग यूनेस्को साइट्स भी याद करना शुरू करेंगे इसी तरीके से। ठीक है, जैसे अगर मैं कुछ और की बात करूं, आप यूनेस्को साइट्स में और क्या याद कर सकते हो। देखो जो सबसे पहली साइट्स हुई थी 1983 से स्टार्टिंग हुई थी यूनेस्को की साइट से इंडिया में। ठीक है, अलग अलग यूनेस्को साइट्स होती है इंडिया में, तो जो सबसे पहली जो साइट्स थी, ठीक है, उसमें अपना आता है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट हो गया, आपका ये ताजमहल हो गया। ठीक है, आपको ये याद रखते हुए चलना आप। ठीक है, जैसे मैं आपसे आगे पूछूंगा कि 1983 में कौन सी यूनेस्को की इंडिया की साइट्स हुई थी, ये पहली साइट है। ठीक है, उसके बाद आप बोलते हैं अजंता अरोरा वाला। ठीक है, अजंता अरोरा वाला। ठीक है, ये है। फिर आएगा आपका 1985। कौन सा टाइम आएगा आपका, 1985। देखो 1985 में क्या था, 1985 में जो आपकी हुई थी वो हुई थी कजी कजीरंगा। ठीक है, कजीरंगा वाली। ठीक है, फिर जो आपकी हुई थी 1986 में, 1986 में आपकी हुई थी हम्पी। ठीक है, क्या हुई थी, हम्पी। और जो हम्पी की आप फोटो देखोगे ना, तो आपकी जो 50 रुपए के नोट होते हैं ना, जब आप उसको पलाटोगे, जैसे सामने तो गांधी जी की फोटो बनी रहती है, उसी के पीछे जब आप देखोगे तो वहाँ पे हम्पी की फोटो बनी हुई है। ठीक है, तो वो जो साइड हुई थी वो 1986 में हुई थी। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, देखो ये रही है हम्पी की साइड है। देखो जब आप 50 रुपए का नोट देखोगे, वहाँ पे ये लिखा होगा हम्पी की साइड होगी, और वही पीछे ये देखो हम्पी की फोटो भी बनी हुई है। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। ठीक, मेरे को बढ़िया लग रहा है कि नहीं। देखो कंटेंट देखना, उसमें हम कितनी चीजें भी अभी आगे चल के और पढ़ेंगे। ठीक है, यूनेस्को की साइट मैंने बता दी, और यहाँ पे और कुछ और डिस्कस कर लें। चलो अभी और डिस्कस करते हैं। अभी आप बोलोगे इतने से आपको पेट नहीं भरा, मैं भी बोलूंगा चलो और कराऊंगा आपको। ठीक है, अच्छा एडीबी की बताओ स्थापना कब हुई थी। एडीबी की स्थापना हुई थी 1966 में, और इसका अगर हेडक्वार्टर बोलोगे तो आपका है मनीला में। मनीला का है फिलीपींस में।
ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? मनीला। देखो मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ भाई, तो हिंदी वाले बच्चे गुस्सा मत करना, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं और इसकी साइट्स की बात करूँ तो इसमें आता है आपका यूनिसेफ। यूनिसेफ क्या रहता है? यूनाइटेड नेशन एजुकेशन एमरजेंसी फंड, ठीक है। तो इसकी भी तो स्थापना हुई थी, ये हुई थी 1965 में हुई थी, ठीक है। और जो इसका हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में, ओके। और इसी में आपका एक यूएनओ भी आता है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपका 1945 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अभी आज के लिए इतना जान के चलो, ठीक है। हमने इतनी चीज़ें, और इसको बोलते हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। फुल फॉर्म आप लिख सकते हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक, डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये पहला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक। मैंने दिखा दिया आपके हम भी की। अब बोला कि एयर ट्रांसपोर्टेड वाज इंट्रोड्यूस इन इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स? 1948, 1932, 1954, 1911। तो देखो, जब भी इसमें आप क्या क्वेश्चन आया कि एयर ट्रांसपोर्ट इंट्रोड्यूस इन इंडिया, मतलब कि स्टार्ट एयर ट्रांसपोर्ट का कब से हुआ, तो वो था 1911 से, ठीक है। मतलब जो 1911 में था पहला जो एयर ट्रांसपोर्ट हुआ था, और पहला ट्रांसपोर्ट कहाँ से हुआ था आपका? हुआ था, ये हुआ था आपका प्रयागराज से लेकर नैनी तक, ठीक है। प्रयागराज से नैनी, ठीक है। कब हुआ था? 1911। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी इसी टाइम पे चल रहा है, इसके बाद शुरू हो गया था 1914 के यहाँ से, ठीक है। तो आपको इतनी बातें ये थोड़ा देख के रखना। अगर मैं अब इंडियन एयरपोर्ट्स की बात करूँ थोड़ा, ठीक है, तो जैसे अगर एयरपोर्ट की बात आ गई तो एयरपोर्ट के बारे में थोड़ा और पढ़ के देखते हैं आज, ठीक है। आप बताओ मेरे को कि ओल्डेस्ट एयरपोर्ट इंडिया का कौन सा है? पहले ये आपको कमेंट में बताना, ठीक है। ओल्डेस्ट एयरपोर्ट कौन सा है? मेरे को तो पता है, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि आपको एयरपोर्ट के बारे में पता है। ओल्डेस्ट हो गया। सबसे बिजी कौन सा है, ये मैं आपको यहाँ से आज बताना शुरू करता हूँ, क्योंकि देखो ओल्ड एज वाला तो आपको इजीली गूगल पे मिल जाएगा, पर मैं बिजी वाले से, वो है इंदिरा गांधी आईजीआई एयरपोर्ट। ये कहाँ पे? ये अपना है कहाँ? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में, ठीक है। ये न्यू दिल्ली में। और इसको क्या बोलते हैं? इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, ठीक है, ये समझ गए। और जो सबसे वो बोलोगे कि आप बड़ा, ठीक है, लार्जेस्ट अब बात करता हूँ, तो लार्जेस्ट कौन सा एयरपोर्ट है अपने पास? लार्जेस्ट है राजीव गांधी एयरपोर्ट, ठीक है। कौन सा है? राजीव गांधी एयरपोर्ट, राजीव गांधी एयरपोर्ट। और जो अभी जो 10वां बना है, मतलब जो 100वां एयरपोर्ट बना है, 100वां एयरपोर्ट जो अभी रिसेंटली इनोग्रेट हुआ है, वो कहाँ पे हुआ है? सिक्किम में हुआ है, ठीक है। पुरांग करके उसका नाम है, प्योंग ऐसे करके उसका नाम है, ठीक है। ये एयरपोर्ट कहाँ पे हुआ है कंस्ट्रक्ट? ये हुआ है अपने सिक्किम, ठीक है, स्टेट में। वो कौन सा है? 100वां। तो अगर आपसे 100वां पूछे तो वो कहाँ पे हुआ है? सिक्किम में हुआ है। ये भी आपको याद रख के चलना है, ठीक है। देखो भाई एकदम कंटेंट देखना कितना ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक। अब पूछ से देखो यहाँ पे डैश था। डैश इज अ डांस embodied इन दी एपिक्स महाभारत रामायण एंड द स्टोरीज फ्रॉम द पुराणास। तो कौन सा इसमें से डांस बताता है? कथकली बताता है, कुचिपुड़ी बताता है, सत्रिया बताता है, या ओडिसी बताता है, ठीक है। और आज से जैसे मैंने बोला ना स्टैटिक की, देखो अब 3 क्वेश्चन है ये, हाँ। तो ये किस में बताता है? कथकली में बताता है। देखो कथ का मतलब ही होता है कि कथा, कथा का मतलब क्या होता है? स्टोरी टेलिंग। क्या? स्टोरी टेलिंग। इसका मतलब होता है स्टोरी टेलिंग, ठीक है। और देखो अब जैसे अब कुचिपुड़ी की बात करूँ, तो देखो अब पहले, अब कोई इससे पहले थोड़ी आपको बता देते, तो क्लासिकल डांस देखो, क्लासिकल डांस अब इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसको भी 2 संस्थाएं मतलब मूल रूप से मानती हैं, 2 बार। मैं ऐसे जैसे आपको 2 टाइप में इसकी क्लासिफिकेशन करके बताता हूँ, ठीक है। एक होता है आपका संगीत नाटक एकेडमी, संगीत नाटक एकेडमी, ठीक है। और एक होता है कल्चरल एकेडमी, ठीक है। ये 2 एकेडमीज अपने अपने हिसाब से क्लासिकल डांस को इंडिया में मानती है, ठीक है। तो अगर संगीत नाटक एकेडमी के हिसाब से पूछे तो वो टोटल कितनी है? 8 है। बट अगर कल्चरल एकेडमी की बात से करें तो वो 9 है। पहले 9वीं की बात कर लेते हैं, क्योंकि सबके बारे में तो मैं आपको पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, पर पहले अभी 9वीं की बात कर लेते हैं। 9 में आता है आपका छऊ, ठीक है। और छऊ जो है 3 स्टेट्स में पहली पहली बात क्लासीफाई होता है। कौन से 3 स्टेट में छऊ को मनाया जाता है? जो सबसे पहले रहता है वो होता है उड़ीसा, ठीक है। फिर आपका आता है झारखंड, फिर आता है आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो उड़ीसा की अगर मैं बात करूँ तो उड़ीसा में इसको बोलते हैं मयूर बनछऊ, मयूर बनछऊ, यहाँ पे छऊ लिख दिया है, ठीक है। मयूर बनछऊ। सरकेला छऊ, ठीक है, सरकेला छऊ। और इसमें रहता है कि आपका पुसयोंग सयू, मतलब पूरा, पुरका छऊ, पुरका छऊ, मतलब ऐसे बोल सकते हो ना कि जैसे वेस्ट बंगाल में बड़े लोग रहते हैं, तो बड़े लोग क्या करते हैं? पूरा का पूरा बंगला ले लेते हैं, तो पुष्कंसंग
छऊ, ठीक है, इसका नाम ये हो जाएगा। तो देख, तीन तरीके के छऊ पाए जाते हैं, ठीक है, इंडिया में। और तीन तरीके कौन सी स्टेट में मनाए जाते हैं, जैसे अगर मैं पूछूँ, एक उड़ीसा में मनाया जाएगा, एक झारखंड में मनाया जाएगा, एक वेस्ट बंगाल में मनाया जाएगा, ठीक है। और अगर मैं जैसे क्लासिकल डांस की बात करूँ अब आपसे, ठीक है, इधर क्लासिकल डांस की बात करूँ, तो टोटल क्लासिकल डांस ऐसे हम 8 ही मान के चलेंगे। बट अगर उसने कल्चरल एकेडमी से पूछा तो हम टोटल कितने मान के चलेंगे, 9 मान के चलेंगे, ठीक है। इतना आपको समझ आ गया ना, इसको आप लिख लोगे ना, उर्सकेला छऊ, ठीक है, ओके। ये ठीक है, देखो हम टोटल कितने मान के चलते हैं, 8 मान के चलते हैं। 8 कौन से मानते हैं, देखो पहले जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, कथकली कहाँ का है आपका, केरला का है, ठीक है। और कुचिपुड़ी कहाँ का है आपका, आंध्र प्रदेश का है, आंध्र प्रदेश का, एपी लिख रहा समझ रहे हैं। सत्रिया आपका असम का है, ठीक है। ओडिसी आपका देखो, ओडिसी का है, ओडिया का ही, उड़ीसा का ही है, ठीक है। ये कितने हो गए, 4 हो गए। इसके अलावा जो अगर कथकली के अलावा एक और होता है, वो होता है आपका मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम। देखो अब ये जो डबल ट वाला आपको दिख रहा है ना, ये टर्म, ये मैं बार बार यूज करूंगा, और ज्यादातर ये जब रहता है, ये तमिलनाडु या फिर आपका केरला से रिलेटेड ही रहता है, ठीक है। और देखो भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, ठीक है, ये आपका कहाँ का है, तमिलनाडु का है, ठीक है। इतने बात आपको याद रखनी है। कितने हो गए, एक ये हो गया, दो, तीन, चार, पाँच, छः। और कौन सा एक मणिपुर का रहता है, मणिपुर का कौन सा रहता है, मणिपुरिया, ठीक है। मणिपुर का कौन सा है, देखो ये दो के तो नाम आपको एकदम भूलोगे ही नहीं आप, एक मणिपुरिया और मणिपुर, ठीक है। अब यूपी वाले गुस्सा मत हो, यूपी का भी बता देता हूँ। यूपी का कौन सा होता है, कथक होता है, ठीक है, कथक होता है। देखो कथक और कथकली में कंफ्यूज मत होगा, जब भी कथकली का नाम आए तो कथकली आपको हमेशा याद रखना है, वो कहाँ का है, केरला का है। और केरला का एक और डांस कौन सा है, ये दूसरा हो गया, ये मोहिनी अट्टम, ये तीसरा हो गया, ठीक है। ये चौथा हो गया, ऐसे करके आप नंबरिंग कर सकते हो, 5 हो गए, 6 हो गया, 7 हो गया और 8 हो गया, ठीक है। क्लियर है, ये सारे डांस हो गए, ठीक है, ये सारे क्लासिकल डांस हो गए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। द साउथर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द इंडिया इज, देखो एक इंडिया का जैसे अगर मैं आप बताऊं, ठीक है, तो आपको बताना है इस साउथर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है। पर अगर देखोगे ना साउथ, उसमें क्या बोला है, ध्यान से देखना, साउथ मोस्ट पार्ट। तो अगर जब भी आपसे ये क्वेश्चन पूछे, तो यहाँ पे बहुत लोग कन्याकुमारी लगा देंगे, पर वो गलत आंसर होगा। पता है कैसे नहीं होगा, क्योंकि साउथ, अगर उसने साउथर्न मोस्ट पार्ट पूछा ना, तो वो एंडोमार और निकोबार को भी कवर करते हुए पूछा है, तो उसमें कौन सा होगा, वो होगा इंदिरा पॉइंट, ठीक है, इंदिरा पॉइंट होगा, ठीक है। अब मैं बात करूँ जैसे आपको क्लासिफिकेशन की, और कौन से डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं जो इंडिया में पाए जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको नॉर्थ से स्टार्ट करूँ, तो नॉर्थ में होता है इंदिरा कॉल, ठीक है। इंदिरा पॉइंट और इंदिरा कॉल में डिफरेंस है, ठीक है। जैसे अगर मैं नॉर्थन पार्ट, ये होगा ना, ये जो एकदम टॉप वाला रहेगा, ठीक है, जो लद्दाख में आएगा, वो होगा इंदिरा कॉल, क्या, इंदिरा कॉल, ठीक है। और जो एकदम नीचे आएगा वो क्या रहेगा, कन्याकुमारी, ठीक है। अगर इंडिया में पूछा, अगर उसने साउथ का पूछ लिया, अगर साउथ में सबसे जो साउदर्न पार्ट है उसमें कौन सा रहेगा, अगर मोस्ट उसने पूछा तो आपको पूरा अंडमान निकोबार को लेकर बताना है। पर अगर उसने बस साउथ पूछा तो आपको बताना है कन्याकुमारी, ठीक है। और जो आप गुजरात वाली साइड देखोगे, जो आपकी इस साइड वाली आती है, जो आपकी इस साइड वाले आती है, ठीक है, तो इसको आप कौन से बोलते हो, इसको आप बोलते हो गोहार मोता, गोहार मोता, ठीक है। और जो इधर वाली आएगी, जो आपकी मतलब आप अरुणाचल प्रदेश वाली, तो वो आपकी कौन सी होती है, कीबितू, कीबितू, ठीक है। और इससे डिफरेंट डिफरेंट क्लासिफिकेशन भी देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं ऐसे करके आपको समझाऊँ तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा, इस पार्ट से ऐसे करके बोलता हूँ, ठीक है, इस पार्ट से क्लियर करके हो जाएगा। जब भी आप इसकी क्लासिफिकेशन करोगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ होता है, और यहीं से स्टार्टिंग होती है 37 डिग्री, मतलब आप अप्रोक्स मान के चलो कि 2, ठीक है, ऐसे करके ले लो, हाँ। और यहाँ से होगा आपका 68 डिग्री 25, और यहाँ से होगा आपका 97 डिग्री 25, ऐसे करके, ठीक है। तो 30 30 का डिफरेंस है, ये आपको एकदम अप्रोक्स लेकर चलना है। देखो जैसे आप, अब मैंने बताया ना आपको कि ऊपर वाली साइड कौन सी होगी, आपकी इंदिरा कॉल होगी, ठीक है। इधर की कीबितू हो गई, ठीक है, इधर गुहार मोता होगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या, कन्याकुमारी होगी, जो कि तमिलनाडु की जो साउथ मोस्टर्न पार्ट है, अगर आप पूरे मेन लैंड में पूछो तो। मेन लैंड में बोला है इधर पे, और एकदम साउदर्न पूछ लिया तो वो कौन सी होगी, आपकी इंदिरा कॉल होगी, ठीक है। और जैसे मैंने यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन बताई, आप इसकी डिग्री चैनल्स देख सकते हो, ठीक। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। द टॉपिक ऑफ कैंसर पासिस थ्रू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स, कौन सी स्टेट्स को पास करता है। तो देखो जैसे अब मैं आपको इसकी भी ट्रिक बताऊंगा आज। तो किसको किसको करता है वो, त्रिपुरा को करता है, बिल्कुल करता है। मणिपुर को नहीं करता है वो, ठीक है, मणिपुर को करता है पर मिजोरम को वो नहीं करता है। तो एक कौन सा हो जाएगा इसमें ऑप्शन, 1 2 और 4 हो जाएगा, ठीक है। कि जैसे मिजोरम कैसे पड़ेगा आपको मैं अभी दिखाता हूँ। देखो वो मणिपुर को करेगा, मिजोरम को नहीं करेगा, वेस्ट बंगाल को भी करेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 2 और 4। अब मैं बताता हूँ आपको ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर होता क्या है असल में। देखो एक ट्रॉपिकल ऑफ कैंसर एक लाइन होती है जो कि पास आउट करती है थ्रू अपने डिफरेंट स्टेट्स,
ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ, अगर मैं आपको बताऊँ ईस्टर्न साइड, अगर वेस्टर्न साइड से स्टार्ट करूँ, तो सबसे पहले वो आती है अपने गुजरात में, ठीक है। उसके बाद अपनी अपनी आती है राजस्थान में, ठीक है। उसके बाद अपनी एमपी में, फिर छत्तीसगढ़ में, फिर झारखंड में, फिर अपनी वेस्ट बंगाल में, फिर अपनी मिजोरम में, फिर त्रिपुरा में, फिर त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, ठीक है। तो 8 स्टेट्स को टोटल वो पास आउट करके निकलती है। अब मैं मैप के थ्रू आपको दिखाता हूँ, देखो गुजरात, एमपी, छत्तीसगढ़, ठीक है, झारखंड, देखो उसी उसी सीक्वेंस में मैंने लिखा है त्रिपुरा और मिजोरम। पर वो मणिपुर को देखो, अब ध्यान से देखो कि नहीं पास आउट कर रही, वो यहाँ से ये काटते हुए निकल रही है ये पॉइंट, ठीक है। तो वो मणिपुर को पास आउट नहीं कर रही, तो इसीलिए इसका आंसर 1 2 एंड 4 हो जाएगा, ठीक है। और अगर मैं इसमें और अगर आपको बात करूँ तो इसको आप कैसे याद रख सकते हो, ऐसे आप इसको ऐसे याद रखो, मित्र का गमछा, ठीक है। मित्र का गमछा, देखो मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, ये एम से हो गया आपका, ये मेघालय हो गया इधर पे, ठीक है, मेघालय हो गया। और ये छ से झारखंड हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपका जो दो ऐसे करके लिख सकते हो, दो जैसे जिसमें आपका आर वाला भी आ जाएगा, ठीक है। चलो वो हो गया। हाउ मेनी स्टेट्स ऑफ इंडियन आर सिचुएटेड ऑन द कोस्ट लाइन, देखो अगर कोस्ट लाइन से अगर मैं बात करूँ, कोस्ट लाइन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर ये मैं मैप दिखाऊँ आपको, इसमें कोस्ट लाइन का मतलब ये होगा ना, देखो यहाँ पे कौन सा आपका रहता है, अरेबियन सी, और यहाँ पे रहता है बे ऑफ बंगाल। तो जो भी स्टेट्स, जो ये अरेबियन सीज, जो ये वाला पॉइंट दिख रहे हो ना, देखो दोबारा से मैं बनाता हूँ, इसी को मैं अभी बताने जा रहा हूँ। जो ये वाले पॉइंट्स हैं, ये हो गए, ये, ठीक है। ये जो इंडियन के ये वाले पॉइंट्स है, इसी को हम लोग बोलते हैं कोस्ट लाइन प्लेन्स, ठीक है। अगर मैं इसकी टोटल लेंथ की बात करूँ तो वो है 7516 किलोमीटर अप्रॉक्स में, मान के चलो इस पॉइंट करके, और किलोमीटर पर लिख रहा हूँ, किलोमीटर है, ठीक है, इतना है। और टोटल स्टेट्स जो उससे पास आउट करते हैं वो कितने हैं, 9। इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 9। अगर आप यहाँ से काउंट करना शुरू करोगे, अगर देखो इसका अगर मैं ट्रिक बताऊँ, GATM, यही बता देते ना, देखो GATM इसका कोड है, ठीक है। कि सबसे ज़्यादा कौन गुजरात करता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो गुजरात सबसे ज़्यादा इसमें कवर आउट कर रहा होगा। तो टोटल कितने स्टेट्स हो गए अपने, 9 स्टेट्स हो गए, ठीक है। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज बोरोड फ्रॉम द आयरिस, आयरिस का मतलब होता है कि आइलैंड की कॉन्स्टिट्यूशन में हम कौन सा फॉलो, हमने बोरो किया है। देखो मैंने इस वाले आर्टिकल के बारे में आपको खासकर बहुत डिटेल में पढ़ा है, ठीक है। आप बताइए इसको पहले। तो आप क्या बोलोगे, ये तो इजी, आयरिस कॉन्स्टिट्यूशन से देखो, कॉन्करेंट लिस्ट है, ये हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, ठीक है। अब मैं इसके बारे में आपको अगले वीडियो में हर चीज़ बता दूंगा कि कौन सा चीज़ हमने कौन सी कंट्री से ली है, ट्रिक के थ्रू, हाँ। क्योंकि अगर आज बताऊंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फंडामेंटल राइट हमने किससे लिया है, हमने लिया है यूएसए से, ठीक है। और लॉ, रूल ऑफ लॉ हमने किससे लिया हुआ है, रूल ऑफ लॉ हमने लिया है ब्रिटेन से, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। डीपीएसपी हमने किससे लिया है, हमने लिया है अपने आइसलैंड से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। देखो आपको इसमें यही चीज़ याद रखनी है। और देखो अब डीपीएसपी की बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं, अब चलो। अब डीपीएसपी की बात छिड़ गई है, तो थोड़े देखो डीपीएसपी का पहले मैं बताऊँ तो आर्टिकल नंबर 36 से लेकर है 51 तक, ठीक है। थोड़े आर्टिकल बताता हूँ, पहले 39 से स्टार्ट करते हैं। जो 39 का ये होता है, वो बताता है आपको फ्री लीगल एड, क्या बताएगा वो, आपको फ्री लीगल एड के बारे में बताएगा। फिर आएगा, देखो इधर आर्टिकल लिखते जा रहा हूँ, 40 41 ऐसे कवर आउट करते रहेंगे, हाँ। इसमें फिर आएगा आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 बताता है फॉर्मेशन ऑफ पंचायत। देखो मैंने इन सब के बारे में डिटेल वीडियो बना रखी है, फॉर्मेशन ऑफ पंचायत, पंचायत के बारे में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 41 बताता है आपको कि राइट टू एजुकेशन वाला बताएगा ये आपको। और इसमें आप सिक्योर कर सकते हो फॉरवर्ड एप्लीकेशन करके, ठीक है। 42 आपको ये बताएगा कि देखो थोड़ा थोड़ा बता रहा हूँ, बस आपको इतना ही याद रख के चलना है। इसमें आपको एक प्रॉपर ह्यूमन वर्किंग कंडीशन दी जाएगी, ह्यूमन वर्किंग कंडीशन रहेगी। और आर्टिकल 44 आपको बताएगा यूनिफॉर्म सिविल कोड, पहले ये मेन है, कल हम डीपीएसपी को पूरा खत्म कर रहे होंगे, ठीक है। यूनिफॉर्म, सॉरी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक है, ये होता है। साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हो कि मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। फिर आएगा क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फीचर ऑफ द डीपीएसपी एंड ऑल्सो डिस्टिंग्स इट्स फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स, कि उसको कैसे फंडामेंटल राइट से अलग करता है। देखो एक इसमें से कौन सा एक फीचर है जो कि डीपीएसपी का है, जो अलग कर, देखो फंड, मैंने क्या बोला है कि जो मैंने जब आपको डीपीएसपी पढ़ाया तो मैंने वहाँ पे आपको दो चीज़ें बताई थी, कि जो डीपीएसपी के आर्टिकल होते हैं ना, वो
पूरी तरीके से फोर्सेबल नहीं होंगे आपके ऊपर, ना ही वो जस्टिसेबल होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर उसको कोई फॉलो कर रहा है, जैसे कि मैं मान के चलो यूनिफॉर्म, आप कोई प्रॉपर ह्यूमन वर्किंग कंडीशन की बात करूँ, जैसे आर्टिकल नंबर भी मैंने 42 आपको बताया, ठीक है, पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर आर्टिकल नंबर 43 का ए, वो बताता है। बट अगर वो किसी जगह पे फॉलो नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाकर सुप्रीम कोर्ट में उसके बारे में क्या करोगे, उनके कंप्लेन कर दोगे और सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर क्या डिसीजन लेना शुरू कर देगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा होगा, इसमें होगा ये यही, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया कि इट इज़ बीन नॉट जस्टिसेबल, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, डीपीएसबी के बारे में हम लोग कल पूरा कंप्लीट आउट कर रहे होंगे इसी के साथ। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर दी करेक्ट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कौन से हैं। देखो कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, शायद ये ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ये यहाँ से ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए हमें क्या बताता है, अब देखो ऑप्शन नंबर हमें ए ये बताता है कि देर आर थ्री मेजर ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट, नेमली लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही है ना, तीन तरीके के ऑर्गन होते हैं। अ सेपरेट ऑफ द फंक्शन रेदर देन पावर इज बीन फॉलोड, सही बात है, आज सेपरेशन ऑफ फंक्शन रहता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट, अभी देखो इसने यही बात यहाँ पे गलत कर दी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, एक और दो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप बोलोगे कैसे, देखो अब मैं बताता हूँ आपको ऑर्गन्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन होते क्या है असल में। हम्म, मैं धीरे धीरे करके वीडियो की लेंथ भी अब बढ़ाऊंगा फिर। देखो अब बात करते हैं हम लोग ऑर्गन्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑर्गन्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कितना रहते हैं, तो बेसिकली तीन तरीके के कॉन्स्टिट्यूशन के ऑर्गन्स होते हैं। पहला होता है कि लेजिस्लेचर, लेजिस्लेटिव जिसको हम बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। ठीक है, देखो अब इन, जैसे मैंने अभी क्या बताया, मैंने अभी आपसे यहाँ पे कुछ बातें की थी, मैंने यहाँ पे मैंने तीसरा वाला जो स्टेटमेंट रॉन्ग किया, ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट आर इंडिपेंडेंट। देखो यहाँ पे अब ये बात कैसे हो गया। ठीक है, ये क्या लेजिस्लेचर का काम रहता है कि इसको रूल्स को बनाना है, फॉर्मेशन ऑफ रूल्स। ठीक है, रूल्स को ये फॉर्म करता है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कौन करता है, एग्जीक्यूटिव करता है। अब बात समझ आ रही है। मैंने देखो जैसे ये कोई एक बंदा था ए ने रूल बनाए, रूल को आप क्या करोगे, इम्प्लीमेंट आप नहीं करोगे तो आपका रूल बनाने का कोई मतलब नहीं रहा। और जब आप उस रूल को बना के जुडिसी के पास भेजोगे, तो जुडिसी का काम क्या रहेगा, उसको रिव्यू करना वहाँ पे। रिव्यू करने का मतलब क्या रहता है कि जो भी आपने लॉस, रूल्स, रेगुलेशंस बनाए, क्या वो कंट्री के खिलाफ तो नहीं है, क्या कंट्री से वो अलग तो नहीं है, तो आपको वहाँ पे कौन सा रिव्यू वाला बताना पड़ेगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि ये तीनों अपने में एक इंडिपेंडेंस है। इंडिपेंडेंस का मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट है, नहीं, तीनों मतलब आप बोल सकते हो लेजिस्लेटिव से स्टार्ट होती है, जुडिशरी पे जाकर वो खत्म होते हैं, और यही साइकिल बार बार फॉलो होगा, यही साइकिल बार बार क्या होगा, फॉलो होगा, इधर से ये जाएगा, इधर से ये आएगा। ठीक है, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत फाउंड आगरा सिटी। शायद मैंने ये क्वेश्चन रखा भी था, आपको याद आया तो, जब मैंने मॉक लिया था। देखो खिलजी डायनेस्टी ने लिया, सैयद डायनेस्टी ने लिया था, तुगलक डायनेस्टी ने लिया था, नहीं। अब देखो सबसे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कौन सा, लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी ने किया था, और लोधी डायनेस्टी का आप टाइम पीरियड आपको सब बताता हूँ। ठीक है, अब आज बढ़िया से बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में, कि दिल्ली के जो थे, दिल्ली के अब पूरे रूलर के आज खत्म ही कर देते। ठीक है, दिल्ली डायनेस्टी किसने किसने रूल किया था वहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे जो स्टार्टिंग हुई थी वो अपनी हुई थी स्लेव डायनेस्टी से। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी से वहाँ पे स्टार्टिंग हुई थी। स्लेव डायनेस्टी का अगर मैं टाइम पीरियड की बात करूँ तो कब से था, 1206 से था 1290, स्लेव डायनेस्टी हो गई। ठीक है, इसको हम लोग तो ऐसे याद करते हैं, आप ऐसे करके कर सकते हो, SKTSL। ठीक है, तो के से क्या होता है, खिलजी, खिलजी डायनेस्टी हो गई। खिलजी डायनेस्टी का SKSTL। ठीक है, इसका क्या होता है, 1290 से रहता है इसका आपका 1320। ठीक है, फिर आपका आएगा तुगलक, तुगलक वंश, तुगलक वंश बोलते हैं, हिंदी में बता रहा हूँ आपको। ठीक है, डायनेस्टी ये कब से था, 1320 से था 14 से 14 तक। फिर आएगा आपका ये सैयद डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी, ये आपका कब से कब तक था, ये था आपका 14 से लेकर 1451 तक। ठीक है, फिर आखिर में आएगा लोधी डायनेस्टी। ठीक है, जो आखिरी वाला था, लोधी डायनेस्टी। तो इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, इनका था 1451 से लेकर 1556 तक। ठीक है, फिर यहाँ से बाबर का टाइम शुरू हो जाएगा, जो आएगा अपना। ठीक है, यहाँ से दिल्ली सल्तनत के बारे में देख आपने सारा डिटेल में पढ़ लिया कि SKSTL,
स्लेव डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, तुगलक डायनेस्टी, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी। फिर आएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, इन रेफरेंस टू द दिल्ली सल्तनत व्हाट वाज द ग्रुप ऑफ फोर्टीज। ग्रुप ऑफ फोर्टीज को हम बोलते हैं चलीसा, ठीक है, ग्रुप ऑफ फोर्टी जिसको हम बोलते हैं चलीसा, तो क्या था वो, पहले देखते हैं। देयर वर मोस्टली पावरफुल तुर्किश स्लेव्स ऑफ द इल्तुतमिश हु टेक द पावर्स इन द इंडोग्राम फॉलोइंग सुल्तान रजिया किलिंग। ठीक है, पहली बात ये तो ये बिल्कुल सही पॉइंट है, यही होगा इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि यहाँ पे देखो इल्तुतमिश इन सब के बारे में बात होगी ना, तो यही सब चीजें थी, जो तुर्किश थे उनके पास स्लेव्स था। और अब चलिए, अब इसकी स्लेव डायनेस्टी की बात हो गई है, स्लेव डायनेस्टी पे ऐसे ही क्वेश्चन था, तो स्लेव डायनेस्टी को ही खत्म कर देते हैं आज। स्लेव डायनेस्टी, अब आपको बताना है इसका टाइम पीरियड कब से कब तक था। और चलिए पहले ये सब छोड़िए, पहले जानते हैं कि इसके फाउंडर कौन थे। इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक थे, ठीक है। इनका टाइम पीरियड कब से कब तक था, ये 1206 से था 1210 तक। और ये गुरवाना गेम्स करके कुछ होता है, ठीक है, जिसमें एक मैं दिखाता हूँ गुरवाना गेम्स। जैसे ये तरह के गेम्स होते हैं ना, जिसमें एक घोड़े पे रहते हैं और घोड़े पे आपके पास एक डंडा रहता है, उसी से ये मार वाला खेल रहे थे और उसी से इनकी गिर गए थे तो इनकी मौत हो गई थी। ठीक है, इसके अगर आज बात करूँ, ठीक है, तो ये पहले चीज हो गई, ये पहले आए, ठीक है, जिन्होंने इसका क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है, 1206 से लेकर 1210 तक। फिर 1210 से लेकर 1236 तक था इल्तुतमिश का टाइम। इल्तुतमिश का टाइम, ठीक है, 1206 से 12, ये। तो इसने क्या किया था यहाँ, इसने डिफरेंट डिफरेंट कॉपर, जैसे इसने कॉपर कॉइन थे, सिल्वर कॉइन थे, सब इसी के टाइम पे थे, ठीक है, कॉपर कॉइन, सिल्वर कॉइन्स, सब इसी के टाइम पे थे। और उनके उस टर्म में नाम आपको मुझे बता रहे थे कमेंट पे क्या थे। ठीक है, पहला चीज ये हो गई। फिर 1236 से लेकर, ठीक है, 1236 से लेकर 1240 तक वो था रजिया सुल्तान। ठीक है, और ये आपको ये बात जान के बड़ी हैरियत होगी कि जो रजिया सुल्तान का था, ये ओनली मुस्लिम लीडर, ओनली फीमेल, ठीक है, ऐसे बोल सकते हो, ओनली फीमेल, और ओनली मुस्लिम लेडी, ठीक है, लेडी करके बोल सकते हो, कि जिसने इंडिया पे क्या किया था, रूल किया था, रूल किया था। ठीक है, फिर आया था टाइम अपना आखिरी का, जो एकदम मतलब आप वो एकदम बाद वाला पॉइंट मान सकते हो, वो था जैसे मान के चलो 1266 से मान लो, ठीक है, 1266 से 1288 तक था, वो बर्बन का टाइम था, बलबन का। ठीक है, बलबन के टाइम में ये हुआ था, जो ये चलीसा चल रही थी ना इसके टाइम पे, जो अभी जो लास्ट वाला क्वेश्चन देखा, उसके टाइम पे जाकर ये चीज़ क्या कर दी गई थी, हटा दी गई थी वहाँ पे, ठीक है, बलबन के टाइम पे। ठीक, द लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक इन इंडिया एट प्रेजेंट इज कौन सा है। ठीक है, इसमें ध्यान से देखना, इसमें बहुत बच्चे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करेंगे, बट मैंने बोला दी लार्जेस्ट नेशनलाइज्ड कॉमर्शियल बैंक का है, तो आप कौन सा पहले बारोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा करोगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कॉमर्शियल बैंक असल में होते क्या है। कॉमर्शियल बैंक हमेशा याद रखना वो तरीके के बैंक होते हैं जो कि अपने प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करते हैं। ठीक है, वो लैंडिंग करते हैं मनी को, ऑफर करते हैं लोन्स, और इनका जो आप बोलोगे इनका प्रॉफिट कहाँ से जनरेट हो रहा है, इनका प्रॉफिट तब जनरेट होगा, जैसे मैंने मान के चलो ये कॉमर्शियल बैंक है, मैं यहाँ पे गया और मैंने यहाँ जाकर इन्वेस्टमेंट की, जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट की, ये मेरे से अलग से यहाँ पे ब्याज लेंगे, इंटरेस्ट लेंगे, तो इसी इंटरेस्ट को वो लोग प्रॉफिट के तौर पे काम करते, कौन, कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। तो यहाँ पे ये प्रॉफिट मोटिव होता है, लैंडिंग करते हैं, लोन्स को क्रिएट करते हैं, और लोन्स के थ्रू ही जब आपसे वो ज़्यादा लोन लेंगे इंटरेस्ट, और अगर बाई चांस इनको कोई आपदा आई, ठीक है, जैसे मान के चलो कोई ऐसी मान के चलो ऐसे कोई खतरनाक सिचुएशन आ जाती है, ठीक है, तो वहाँ पे इनको जो सपोर्टिव करेगा वो करेगा आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इन्हें डिफरेंट तरीके से सपोर्ट कर सकता है, जैसे वो रेपो रेट बना सकते हैं, इसके बारे में ऐसे हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसलिए अभी आपको बता नहीं लो, बस अब यहाँ टर्म सुन लो, रेपो रेट, बैंक रेट, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट, और अपने जैसे मार्जिनल रिक्वायरमेंट, अलग अलग चीज़ें रहती हैं, वो अब मैं आपको आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 30 रहता है। और चलो इधर अगर ये बात हुई तो बैंक के बारे में एक और चीज़ बता देता हूँ। स्टार्टिंग हुई थी, देखो, बैंक ऑफ बंगाल, ठीक है, बैंक ऑफ बंगाल, ये हुई थी 1806 से, ठीक है, 1840 में आया था बैंक ऑफ बॉम्बे, ठीक है, और मद्रास अपना आया था 1844, 1844 या 1843, इसी में से कोई एक है। ठीक है, ये आप एक बार मेरे को कंफर्म करके बता दीजिए। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इन विच वन ऑफ द ईयर्स महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट वाज बीन पास्ड। तो कौन से ईयर में होता है, 2005 में होता है, उसको पर एग्जिस्टेंस में 2006 में लाया गया। ठीक है, और नेशनल रूरल नेशनल
मतलब रोजगार प्रोग्राम कब आया था, रोजगार प्रोग्राम आप सीधा याद रखना बस 1993 में आया था, ठीक है, यहाँ पे यही याद रखते हैं बस। फिर आएगा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द सुसाइडल बैग ऑफ द सेल। सुसाइडल बैग ऑफ द सेल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को बोलते हैं, बिल्कुल नहीं। सेट माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं सभी को पता है, बचपन से यही सीखे थे, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो सभी को पता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, ठीक है। लाइजोसोम को बोलते हैं हम लोग क्या, सुसाइडल बैग, ठीक। What was the who was the awarded the man of the match series in T20 World Cup 2024? देखो अब T20 2024 में किसको मिला था, विराट कोहली को मिला था, जिन्होंने बनाए थे 76 रन फाइनल में अगेंस्ट किसके साथ था अपना, किसके साथ था अपना, था अपना साउथ अफ्रीका के साथ, ठीक है, साउथ अफ्रीका के साथ मैच था। और रोहित शर्मा क्या था, चलो यहाँ पे ये रख लेते हैं, और अपने जो लास्ट ओवर किसने किया था, हार्दिक पांड्या ने किया था, और मैच ऑफ द सीरीज भी हार्दिक पांड्या को यहाँ पे मिला था, ठीक है। और अगर अभी क्या हुई थी, अभी हुई थी आपकी चैंपियंस ट्रॉफी, तो चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं हम, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी, तो चैंपियंस ट्रॉफी किसके बीच में हुआ था, इंडिया के बीच में हुआ था और अपनी न्यूजीलैंड के बीच में हुआ था, ठीक है। और इसमें विनर कौन थी, इंडिया थी, रनर अप कौन थी, न्यूजीलैंड थी। और इसमें जो मैन ऑफ द मैच थे वो कौन थे, मैन ऑफ द मैच थे अपने रोहित शर्मा, ठीक है, रोहित शर्मा, जिन्होंने कितने से, आपको यकीन नहीं होगा पर उन्होंने भी 76 ही रन बनाए थे, जैसे विराट कोहली ने फाइनल में 76 रन बनाए थे, उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला था, सिमिलरली रोहित शर्मा को भी 76। और मैन ऑफ द सीरीज कौन थे, मैन ऑफ द सीरीज थे वो थे रचित रविंद्र, रचिन रविंद्र। और मेरे को बताओ ये कौन सी टीम से खेलते हैं, ये खेलते हैं न्यूजीलैंड से, ठीक है। तो होपफुली आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, प्लीज़ कमेंट में बताना। तो योद्धा बैच को हम लोग कंटिन्यू रखेंगे, आज सीरीज नंबर 1 का पहला लेक्चर था, तो इसलिए ज़्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, देखो इसमें हमने कंटेंट देखे कितना कवर कर लिया, ठीक है। तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलो ठीक है फिर, जय जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।